तो आज मैं ह्यूमन वेपर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। और कहानी शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका पार्ट 1 का लिंक आ रहा होगा, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लो, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जुदा और कहो ह्यूमन वेपर के गुप्त ठिकाने तक पहुंच चुके थे। वहीं सौम्या भी काफी देर से इन दोनों का पीछा करते हुए आखिरकार उसी खंडहर तक पहुंच जाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम से पहले कहानी हमें 27 साल पीछे ले जाती है। फाइट सेंटर के अंदर कई मजदूरों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया जा रहा था। यहीं हमारी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है जिसकी दोस्ती वहीं रहने वाली एक दूसरी लड़की से थी। एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी वहां आते हैं। वे कहते हैं कि पर्यावरण विभाग की तरफ से सफाई का काम है और इसके बदले 4 गुना मजदूरी मिलेगी। ज्यादा पैसे की उम्मीद में कई मजदूर तैयार हो जाते हैं, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। सभी मजदूरों को ट्रक में भरकर वापस लाया जाता है। जब ट्रक फाइट सेंटर पहुंचता है तो ओबाता उन्हें देखकर घबरा जाता है और वापस लेने से मना कर देता है। उसी समय वो छोटी बच्ची ट्रक के पास पहुंचती है। अपनी परिचित महिला को आवाज देने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो ट्रक के अंदर चढ़ जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सभी मजदूर मर चुके होते हैं और उनके शरीर बुरी तरह झुलस चुके होते हैं। डर के बावजूद वो चुपचाप ट्रक में छिपी रहती है। रास्ते में मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकलती है और भटकते भटकते एक छोटे से होटल तक पहुँच जाती है। यहीं उसकी मुलाकात रेन से होती है जो आगे चलकर ह्यूमन वेपर बनने वाला है। रेन उसे भरोसा दिलाता है, खाना खिलाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी दौरान रेडियो पर उसका पसंदीदा गाना बजता है। उसे नहीं पता होता कि यही गाना आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला है। जब रेन उस बच्ची से उसका नाम पूछता है तो वो धीरे से कहती है, मेरा नाम सौम्या है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में लौट आती है। सौम्या वो अहम फाइल जुदा को सौंप देती है। वो बताती है कि इसमें फाइट सेंटर से जुड़े लगभग सभी दोषियों के नाम दर्ज हैं। साथ ही एक रहस्यमयी संगठन का भी जिक्र है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ चला रहा था। सौम्या ये भी बताती है कि अब तक ह्यूमन वेपर जिन लोगों को मार चुका है उनके नाम भी इसी फाइल में मौजूद हैं। लेकिन एक नाम अब भी रहस्य बना हुआ है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस छिपे हुए सच को दुनिया के सामने लाना और असली गुनहगार को बेनकाब करना। इसके बाद सौम्या कहती है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगी। ये फाइल भी मैं तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम इसे अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखा सको, लेकिन तब तक तुम्हें पूरी तरह चुप रहना होगा। वो आगे कहती है, इसके बदले मैं तुम्हें एक नहीं पूरे 2 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। 2 मिलियन की बात सुनते ही जुदा तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन कहो साफ मना कर देती है। वो सौम्या से कहती है, अगर तुम फाइट सेंटर के गुनहगारों से बदला लेना चाहती हो तो उनका सच दुनिया के सामने लाओ, उन्हें कानून के हवाले करो। कत्ल करके इंसाफ नहीं मिलता और अगर अब तुमने किसी और की जान ली तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। यहीं से साफ हो जाता है कि कहो सौम्या के रास्ते से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसके बाद कहानी किम की तरफ बढ़ती है। वो अब तक हुई सभी हत्याओं की कड़ियां जोड़ रहा होता है। उसे समझ आता है कि ह्यूमन वेपर हर बार अगली हत्या का कोई न कोई संकेत छोड़कर जाता है। इस बार घटना स्थल पर पुलिस का एक बैज मिलता है, यानी अगला निशाना कोई पुलिस अधिकारी होने वाला है। उधर एडम की मौत वाली जगह से उसका फोन भी मिल जाता है, लेकिन उसमें मौजूद अहम वीडियो पहले ही डिलीट किया जा चुका होता है। यासुदा को शक होता है कि ये काम सौम्या ने किया है। हालांकि किम को इस बात पर भरोसा नहीं होता, फिर भी वो उससे पूछताछ करने पहुंच जाता है। जब किम उससे वीडियो डिलीट करने की वजह पूछता है तो सौम्या कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम्हारे ही विभाग में कोई गद्दार है। लेकिन किम इस बात को मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार सौम्या उसे पूरी फाइल दिखा देती है। उसमें अब तक मारे गए सभी लोगों के नाम दर्ज होते हैं, लेकिन अगला नाम देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि उसके अपने अंकल हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये केस किम को सौंपा था। इसके बाद कहानी फिर से जुदा और कहो की तरफ लौटती है। जुदा अब भी इस बात से नाराज होता है कि कहो ने 2 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया। उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है, जबकि कहो के लिए सच और इंसाफ ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन उसी रात जुदा चुपके से ह्यूमन वेपर के ठिकाने पर पहुंचता है और उससे अपनी एक इच्छा मांगता है। हालांकि उसने क्या मांगा ये अभी भी रहस्य बना रहता है। इसके बाद किम सौम्या को अपने अंकल के घर ले जाता है। जैसे ही वो फाइल उनके सामने रखी जाती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बताते हैं कि व्हाइट सेंटर के जिन मजदूरों की मौत हुई थी उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मरा हुआ नहीं बल्कि लापता दिखाया गया था। सौम्या गुस्से में पूछती है, क्या उन मासूम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी? इस पर वे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ आदेशों का पालन किया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी सौम्या रेन का जिक्र करती है। वो बताती है कि उल्का पिंड वाली जगह पर भेजा गया वही लड़का आज ह्यूमन वेपर बन चुका है और बहुत जल्द वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। जब सौम्या उस रहस्यमयी संगठन के बारे में पूछती है तो किम के अंकल कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर किम और सौम्या वहाँ से वापस लौट आते हैं। उधर जुदा अपनी वैन में बैठा ह्यूमन वेपर का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देता है। कुछ ही मिनटों में वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, क्योंकि उस वीडियो में
में ह्यूमन वेपर खुलकर किम के अंकल को अपनी अगली चेतावनी दे चुका होता है। साथ ही ह्यूमन वेपर उस वीडियो में साफ कहता है, अगर तुम मीडिया के सामने जाकर व्हाइट सेंटर की पूरी सच्चाई कबूल कर लोगे और उससे जुड़े हर गुनहगार का पर्दाफाश कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द तुम्हारी मौत तय है। दरअसल ये पूरा वीडियो ह्यूमन वेपर के कहने पर जुदा ने ही रिकॉर्ड किया था। इसके बाद कहानी यासुदा की तरफ बढ़ती है। वो पैसों से भरा एक बैग लेकर पीटर के पास पहुंचता है। उस हादसे में पीटर के पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन पीटर किसी तरह बच गया था। यासुदा उससे कहता है, अगर तुम अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हो तो पहले ये वीडियो देखो। जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वही तुम्हें ह्यूमन वेपर तक पहुंचा सकता है। उधर किम के पास उसके अंकल का फोन आता है। वो बताते हैं कि अब समय आ गया है कि वे मीडिया के सामने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर लें। बातों बातों में वे एक और बड़ा सच बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे कहीं न कहीं मेरी भी गलती थी। मैं बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। इतना कहकर जैसे ही वे घर से बाहर निकलते हैं तभी यासुदा वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि अगर वे सच स्वीकार करने जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ चलेगा। वो कार की चाबी लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। इधर जब सौम्या स्टेडियम पहुंचती है तो उसे जुदा के चैनल पर अपलोड हुए उसी वीडियो के बारे में पता चलता है। वीडियो देखते ही उसे समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे जुदा का ही हाथ है। वो तुरंत कहो को फोन करती है, लेकिन इस बार उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ यासुदा जनरल को मीडिया हाउस ले जाने के बजाय एक सुनसान जगह पर कार रोक देता है और फिर बिना किसी चेतावनी के वो गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद पुलिस और मीडिया को बताया जाता है कि जनरल ने आत्महत्या कर ली है। जब किम वहाँ पहुँचता है तो पहली नजर में सब कुछ आत्महत्या जैसा ही दिखाई देता है। उनके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। इसके बाद कहानी रात के समय की ओर बढ़ती है। कहो अपने घर में सो रही होती है, तभी उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ गुंडे उसके घर में घुस चुके होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पीटर और उसके आदमी थे। जुदा के चैनल पर ह्यूमन वेपर का वीडियो देखने के बाद वे सीधे इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद कहानी 27 साल पहले चली जाती है। रेन और उसके साथ 6 लोगों को उस जगह भेजा जाता है जहां उल्का पिंड गिरा था। उनसे कहा जाता है कि बम और तार वहां तक पहुंचाकर उन्हें जोड़ दो, बदले में 4 गुना पैसे मिलेंगे। ज्यादा पैसों के लालच में कोई भी मना नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वे उल्का पिंड के करीब पहुंचते हैं, एक एक करके सभी लोग झलकर मरने लगते हैं। तभी रेन को एहसास होता है कि उनसे पहले भी कई मजदूरों को यहाँ भेजा गया था और कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। आखिर में सिर्फ रेन ही किसी तरह बम को उल्का पिंड के नीचे लगाकर तार जोड़ देता है। वो काम तो पूरा कर देता है, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह जलने लगता है। किसी तरह बाहर निकलकर वो मोरी से अपनी जान की भीख मांगता है, मगर मोरी उसे बचाने के बजाय ठोककर दूर फेंक देता है। रेन सबके सामने तड़पता रहता है और तभी प्रोफेसर बम का बटन दबा देता है। जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल रेन धुएं में बदलकर सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। यहीं से कहानी दोबारा वर्तमान में लौट आती है। अब सबको पता चल चुका था कि ह्यूमन वेपर का अगला निशाना किम के अंकल थे। दूसरी तरफ सौम्या लगातार कहो को फोन कर रही होती है। कॉल रिसीव न होने पर वो उसे मैसेज भेज देती है, लेकिन उसे क्या पता कि कहो का फोन अब पीटर के हाथ में था, क्योंकि वो उसे पहले ही अगवा कर चुका था। उधर किम से उसके अंकल की मौत को लेकर पूछताछ की जाती है। जब यासुदा उससे सवाल करता है तो किम गुस्से में उस पर ही आरोप लगा देता है कि उसी ने उसके अंकल की हत्या की है। उसी समय नोवा और कैप्टन वहां पहुंचकर मामला शांत कराते हैं। नोवा बताती है कि घटनास्थल पर कोई कैमरा नहीं था। सबूतों की कमी की वजह से इस केस को आत्महत्या मानकर बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर किम और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। हालांकि जाते जाते नोवा की नजर यासुदा के कोट पर लगे खून के निशान पर पड़ती है, जिससे उसके मन में भी हल्का सा शक पैदा होने लगता है। अगली सुबह जुदा घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कहो का अपहरण हो चुका है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसके सिर पर हमला कर देता है। इसके बाद पीटर और उसके आदमी जुदा को बुरी तरह यातनाएं देते हैं ताकि वो ह्यूमन वेपर का सच बता दे। जब वो फिर भी चुप रहता है तो पीटर कहो की जान लेने की धमकी देता है। मजबूर होकर जुदा सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि ह्यूमन वेपर को एक खास तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पीटर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है, अगर सच बोल रहे हो तो करके दिखाओ। इसी बीच सौम्या किम की आंटी से मिलने पहुंचती है। वो उन्हें पूरी फाइल दिखाकर बताती है कि उनके पति एक गुप्त संगठन मोफू से जुड़े लोगों के बारे में सच बताने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तब किम की आंटी एक पुरानी तस्वीर दिखाती हैं और बताती हैं कि कॉलेज के दिनों में उनके पति और उनके दोस्तों का एक बैंड था जिसका नाम भी मोफू था। सौम्या उस तस्वीर में मौजूद काई के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि काई वही व्यक्ति है जिसे आज पूरा शहर
गवर्नर शिमुरा के नाम से जानता है। यानी इतने सालों से पूरी साजिश उसी के इशारों पर चल रही थी। सच्चाई पता चलते ही सौम्या तुरंत एक नंबर डायल करती है। उधर ह्यूमन वेपर के ठिकाने पर रखा टेलीफोन बजने लगता है। मशीन से गवर्नर की तस्वीर निकलती है और वही पुराना संगीत बजते ही ह्यूमन वेपर फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन तभी पीटर वहां पहुंचकर संगीत बंद कर देता है। कुछ देर बाद गवर्नर भी वहां पहुंच जाता है। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर ह्यूमन वेपर को नियंत्रित कैसे किया जाता है। जुदा उसके कहने पर फिर से संगीत चलाता है। जैसे ही ह्यूमन वेपर जागता है, गवर्नर उसे जुदा और कहो को मारने का आदेश दे देता है। दोनों भाई बहन किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और कार में बैठकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपर लगातार उनका पीछा करता रहता है। जुदा समझ जाता है कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है और अपनी बहन को पानी में धक्का दे देता है ताकि कम से कम उसकी जान बच जाए। अगले ही पल ह्यूमन वेपर उस पर हमला करता है। जुदा आखिरी कोशिश करते हुए लाइटर जलाता है। उसे लगता है कि इस आग में ह्यूमन वेपर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जुदा अपनी जान गंवा देता है, जबकि कहो किसी तरह जिंदा बच निकलती है। इसके बाद गवर्नर पूरे शहर के टीवी चैनलों पर ऐलान करवा देता है कि ह्यूमन वेपर को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि सौम्या है। वो दावा करता है कि अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं, वे सब सौम्या के कहने पर हुई हैं। साथ ही वो लोगों से अपील करता है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। उधर सौम्या समझ जाती है कि अब उसकी पहचान सबके सामने आ चुकी है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। इसलिए वो खुद किम के सामने जाकर सरेंडर कर देती है, लेकिन किम उसे इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं करता। वो सौम्या को अपने साथ वहां से ले जाता है और दोनों एक रात के लिए एक होटल में रुकते हैं। यहीं किम उससे उसके अतीत की पूरी सच्चाई जानना चाहता है। सौम्या बताती है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ बेहद मजबूर थी। पैसों की तंगी की वजह से उसे व्हाइट सेंटर में छोड़ दिया गया। किस्मत से वो वहां से निकलने में कामयाब हो गई और तभी उसकी मुलाकात रेन से हुई। रेन ने उसे हमेशा अपने परिवार की तरह अपनाया। दोनों साथ में समय बिताते, बातें करते और धीरे धीरे सौम्या की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन मोरी सौम्या की माँ को साथ लेकर होटल पहुंच जाता है। वे जबरदस्ती सौम्या को वापस ले जाना चाहते हैं। रेन उनका विरोध करता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। उस समय केस संभालने वाले अधिकारी कोई और नहीं बल्कि किम के पिता थे। वो सौम्या से पूछते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहती है। सौम्या बिना झिझक रेन के साथ रहने का फैसला करती है और कानून भी उसके फैसले का सम्मान करता है। कुछ समय बाद सौम्या को पता चलता है कि रेन खदान में काम करने गया है। यही वो दिन था जब उसे उल्कापिंड वाली जगह पर भेजा गया था। वो अपनी आंखों के सामने रेन को तड़पते हुए देखती है और उसी दिन उसे हमेशा के लिए खो देती है। किम फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि रेन ही ह्यूमन वेपर बन चुका है? इस पर सौम्या बताती है कि रिपोर्टिंग के दौरान वो एक पुराने खंडहर तक पहुंची थी, लेकिन असल में वो वही पुराना होटल था जहां उसने रेन के साथ अपनी सबसे खूबसूरत यादें बिताई थीं। वहीं उसने पहली बार रेन को भाप के रूप में देखा और उसे उस गुप्त बंकर में जाते हुए भी देखा। तभी उसे यकीन हो गया कि रेन किसी रहस्यमयी रूप में अब भी जिंदा है। इसके बाद उसने वो पूरी जगह खरीद ली ताकि समय समय पर रेन से मिलने आ सके। रिपोर्टिंग के दौरान ही उसे मोरी के बारे में भी कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। उसे मालूम चलता है कि रेन की बर्बादी के पीछे वही सबसे बड़ा जिम्मेदार था। एक दिन वो रेन के पास बैठकर उसकी पसंद का संगीत चलाती है और उसे मोरी के बारे में सब कुछ बताती है। फिर वो उससे पूछती है, अब बताइए उसके साथ क्या किया जाए। तभी रेन अचानक इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन उसे देखकर साफ महसूस होता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। यही देखकर सौम्या फैसला करती है कि बदला लेने से बेहतर होगा गुनहगारों की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाए। अगर वे अपने अपराध स्वीकार कर लें तो शायद किसी और की जान लेने की जरूरत ही न पड़े। इसी वजह से सौम्या मोरी से सच उगलवाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन मोरी अपने किसी भी गुनाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार पहली बार सौम्या रेन से अपनी एक इच्छा मांगती है। वो रेन को आदेश देती है कि मोरी से हर हाल में सच निकलवाया जाए। इसके बाद रेन मोरी से पूछताछ करता है और आखिरकार वो टूट जाता है। वो उन सभी लोगों के नाम बताता है जिन्होंने व्हाइट सेंटर के मजदूरों पर जुल्म किए थे। सबसे पहला नाम प्रोफेसर का होता है, फिर एडम का जो G0 गैंग चला रहा था। इसके बाद वो किम के अंकल का भी नाम लेता है, लेकिन उससे आगे वो कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उसका कहना था कि वो भी सिर्फ ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रहा था। सच सामने आने के बाद रेन मोरी को मार देता है। यहीं से सौम्या के इस खूनी मिशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रोफेसर मारा जाता है, फिर एडम उसका अगला शिकार बनता है। उसी दौरान किम को पता चलता है कि पुलिस होटल की तरफ बढ़ रही है। दरअसल होटल की बुजुर्ग मालकिन ने ही पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही किम और सौम्या वहां से कार लेकर निकल जाते हैं।
रास्ते में अचानक कहो का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है कि गवर्नर अब ह्यूमन वेपर को कंट्रोल कर रहा है। उसने उसे आदेश दिया था कि वो कहो और उसके भाई को मार दे। उसका भाई तो मारा जा चुका है, लेकिन अब ह्यूमन वेपर शायद उसे भी खत्म करने वापस आएगा। ये सुनकर सौम्या तुरंत कहती है, हमें जितनी जल्दी हो सके मिलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो कहो को एक लोकेशन भेजती है। कहो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो अपने सामने ह्यूमन वेपर को आते हुए देखती है। डर के मारे वो तुरंत छिप जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ह्यूमन वेपर उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बिना रुके उसके पास से आगे निकल जाता है। ये देखकर कहो को कुछ अजीब लगता है। आखिर वो कहाँ जा रहा है और किसके आदेश पर? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए कहो चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद उसी जगह पर सौम्या और किम भी पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर कहो पर पड़ती है, जो चुपचाप ह्यूमन वेपर का पीछा कर रही होती है। ये देखकर सौम्या भी कार से उतर जाती है और उसके पीछे चल पड़ती है। कुछ ही देर में कहो देखती है कि ह्यूमन वेपर एक दुकान के अंदर जाता है। अंदर जाते ही एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन इस घटना को समझने के लिए कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है। उस समय चुनाव का माहौल था। पहले गवर्नर की लोकप्रियता लगातार गिर रही थी, लेकिन ह्यूमन वेपर के हमलों के बाद लोग फिर से उसी का समर्थन करने लगे थे। जिस दुकान में धमाका हुआ था वो भी गवर्नर की ही थी। वहाँ उसके समर्थक अगली रैली की तैयारी कर रहे थे और गवर्नर खुद उनका हौसला बढ़ाने पहुंचा था। तभी अचानक ह्यूमन वेपर अंदर आता है, धमाका करता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। गवर्नर इस हमले में हल्का सा घायल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ह्यूमन वेपर उसी इंसान पर हमला क्यों करेगा जिसके आदेश वो मान रहा था। तभी कहो बताती है कि उसके भाई ने ह्यूमन वेपर के ठिकाने पर एक छिपा हुआ कैमरा लगाया था। अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। तीनों तुरंत उस खंडहर में पहुंचते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर पता चलता है कि गवर्नर ने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया था। वो साफ कह रहा था कि कुछ लोग मरने चाहिए और उसे सिर्फ हल्की चोट लगनी चाहिए ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। यही सौम्या समझ जाती है कि गवर्नर चुनाव जीतने के लिए ये पूरा खेल खेल रहा था। उसी समय पीटर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। हालात बिगड़ते देख किम जानबूझकर उनसे भिड़ जाता है ताकि सौम्या और कहो वहाँ से निकल सकें। दरअसल कैमरे का मेमोरी कार्ड पहले ही सौम्या अपने साथ ले चुकी होती है। उधर गवर्नर को हमले का राजनीतिक फायदा मिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसके आदमी किम को पकड़कर बेरहमी से यातनाएं देते हैं और मेमोरी कार्ड के बारे में पूछते हैं। जब किम कुछ नहीं बताता तो गवर्नर खुद वहां पहुंचता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। आखिरकार किम कहता है कि मेमोरी कार्ड अब सौम्या के पास है और बहुत जल्द पूरी दुनिया गवर्नर की असली सच्चाई देखने वाली है। ये सुनते ही गवर्नर तुरंत संगीत चलाकर ह्यूमन वेपर को सक्रिय करता है और सौम्या को मारने का आदेश दे देता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये सब सौम्या की पहले से बनाई हुई योजना थी। वो जानती थी कि ह्यूमन वेपर को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए उसने किम से कहा था कि वो दुश्मनों को उलझा कर रखे ताकि उसे सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का समय मिल सके। उधर कहो मेमोरी कार्ड लेकर सीधे उस मीडिया हाउस पहुंचती है जो गवर्नर के विरोध में खड़ा था। वहां पूरा वीडियो दिखाया जाता है। इसी बीच सौम्या भी अपने साथी को वही वीडियो भेजकर कहती है कि उसे तुरंत लाइव प्रसारित कर दे। दूसरी तरफ किम अपनी रस्सियां काटकर आजाद हो जाता है और अकेले ही पीटर और उसके आदमियों से भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद वो पीटर को भी मार गिराता है। इसके बाद वो तुरंत सौम्या को फोन करता है। सौम्या बताती है कि ह्यूमन वेपर उसके पीछे है और वो उसे मीडिया हाउस के बेसमेंट की तरफ ले जा रही है ताकि उसे वहीं रोका जा सके। वो किम से कहती है कि अब वो गवर्नर को गिरफ्तार करे। उधर गवर्नर की रैली में बड़ी स्क्रीन पर उसका असली वीडियो चल जाता है। पूरा सच सामने आते ही भीड़ उसका साथ छोड़ देती है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। किम अपनी पूरी टीम के साथ गवर्नर को पकड़ने पहुंचता है। इसी दौरान यासुदा मौका देखकर किम पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी नोवा बीच में आकर उसे रोक देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यासुदा एक स्टील वायर निकालकर नोवा का गला दबाने की कोशिश करता है। तभी संघर्ष के दौरान लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और मौका मिलते ही नोवा उसे जोर से लिफ्ट के अंदर धक्का दे देती है। यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। उसी समय लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ती है। वायर में फंसा यासुदा बच नहीं पाता और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर किम दौड़ते हुए ऊपर पहुंचता है जहां गवर्नर उसके सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में बंदूक जरूर होती है, लेकिन उसका इरादा किम को मारने का नहीं बल्कि खुद अपनी जान देने का था। वो पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन किम दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। गवर्नर अब जीना नहीं चाहता था। आखिर उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी और उसने सब कुछ खो दिया था। इसी बीच किम की टीम वहां पहुंच जाती है। वे गवर्नर को सुरक्षित ऊपर खींच लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन वेपर लगातार सौम्या का पीछा कर रहा होता है। जान बचाने के लिए सौम्या भागकर मीडिया हाउस के बेसमेंट में पहुंच जाती है। यहीं एक बड़ा सच सामने आता है। दरअसल सौम्या ने किम से झूठ कहा था। ह्यूमन वेपर को रोकने का कोई तरीका था ही नहीं। बेसमेंट में बने एक खास लॉकर में वो उसे हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ह्यूमन वेपर अंदर पहुंचता है वो सौम्या पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद किम भी उसे बचाने वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
सौम्या खुद को उसी लॉकर के अंदर बंद कर चुकी थी। हमले के दौरान ह्यूमन वेपर के सामने उसकी पुरानी यादें भी ताजा होने लगती हैं। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, ह्यूमन वेपर ने सौम्या के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसने अपने बाकी शिकारों के साथ किया था। वहाँ सिर्फ सौम्या के फटे हुए कपड़े मिलते हैं। आखिर उसने सौम्या को सच में मार दिया या उसे बचा लिया? इसका जवाब सीरीज कभी साफ नहीं देती। इस घटना के लगभग 1 साल बाद भी किसी को नहीं पता चलता कि सौम्या और ह्यूमन वेपर आखिर कहाँ गायब हो गए। आज भी लोग उनके रहस्य की चर्चा करते हैं। उधर किम हर महीने सौम्या की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है। घर लौटकर वो अक्सर वही पुराना संगीत सुनता है जिसे सुनते ही ह्यूमन वेपर इंसानी रूप में बदल जाया करता था। एक दिन जब वो वही संगीत सुन रहा होता है, तभी अचानक पूरे कमरे में घना धुआं फैलने लगता है। वो धुआं धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर किसी इंसानी परछाई का रूप लेने लगता है। कुछ पल बाद किम भी उस मौजूदगी को महसूस करता है और इसी रहस्यमयी सस्पेंस के साथ ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।